लेट्स कंटिन्यू इट। हम फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए वेक्टर्स चैप्टर से। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले हमने टू वेक्टर्स का एडिशन देखा। अब बारी है टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट्स देखना। हम दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तरीका दो क्यों है? आंसर आई विल टेल यू। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट्स इन टू डिफरेंट वे। यानी दो तरीके, अलग अलग तरीके हैं टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का। द वन इज अ नंबर एंड द अनदर इज अ वेक्टर। जो पहला मल्टीप्लाई है वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा तरीका है वो हमें वेक्टर प्रोवाइड करेगा। इन दिस सेंस वेक्टर प्रोवाइड करेगा इसका मतलब डायरेक्शन देगा, लेकिन पहला वाला डायरेक्शन में सिर्फ नंबर आएगा। ठीक है, मान लो टू वेक्टर्स है, ठीक है, टू वेक्टर्स है, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट क्या है? सिर्फ नंबर। तो हम ऐसे केस में कह सकते हैं कि यार कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? सिर्फ नंबर आ रहा है। तो इस केस में उस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ वेक्टर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट में अगेन वेक्टर आता है। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम प्रोडक्ट वेक्टर्स कहते हैं, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो ये देखा गया कि ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब दो मल्टीप्लीकेशन में मिल रहा है। जरूरत तो हमें दोनों पड़ेगा ना, स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन कम जो पॉसिबिलिटी है, परसेंटेज जो है जरूरत की, वो स्केलर की कम रहेगा, प्रोडक्ट की ज़्यादा, क्रॉस प्रोडक्ट की ज़्यादा रहेगा। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट दोनों एक ही है, और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक ही है। लेट्स कंटिन्यू इट। आई होप you are enjoying it. The product of two vectors results in two different way. इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो रिजल्ट आता है वो दो डिफरेंट तरीके, मतलब दो अलग तरीके में आता है। दी वन होता है वो नंबर देता है सिर्फ, जो अनदर होता है वो वेक्टर प्रोवाइड करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहाँ से तो रीजन मिल गया होगा कि हम दो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं। आंसर इज वेरी सिंपल। दिस वाज आंसर कि जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सिर्फ नंबर आ रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर। लेकिन अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन वेक्टर आ रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो नेमली स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, दे आर रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड डॉट है तो इसीलिए हम स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर क्रॉस है तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम कवर करते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी टू वेक्टर्स इज डिफाइंड टू बी। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। यानी मेरा कहने, रुको, लेट मी राइट, लेट मी राइट। ये कहना चाह रहा है जैसे ए इंटू बी वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर है, हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इस केस में जो इसका जो आंसर आएगा, जो हम कह सकते हैं जो ये इक्वल होता है वो क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी यहाँ से क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड जैसे ये मोड लगा तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन हट गया। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन हट गया। फिर आता है cos थीटा, फिर आता है cos थीटा। इसके पीछे एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो ए इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इंटू cos थीटा, ठीक है। ये है डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन, फॉर्मूला कह सकते हैं या इक्वेशन। सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाता है, ए वैक्टर डॉट इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड इसको बोला जाता है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर into magnitude of the b vector into cos theta due to a dot,
बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो एक पॉइंट डॉट आ रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर, सो यही कारण रहा कि इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना गया। कारण क्या था डॉट प्रोडक्ट कहने के पीछे का? इसके बीच में डॉट आया इसलिए। सो द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या है कि ए इंटू बी। तो ये वर्ड हो गया। अच्छा है। तो ये डॉट ही रीजन था जैसे इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना गया। इसका मतलब क्या है? दी स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है कि जैसे ए इज इक्वल टू, एक मिनट लेट मी राइट, इसका मतलब बताया वेरी सिंपल, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। नहीं नहीं, दूसरा दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे हम जो बचपन में यूज किया करते थे 2+3 इज इक्वल टू 3+2, मतलब वैल्यू सेम आ रहा है। सिर्फ टर्म को चेंज करने का, जो पोजिशन ऑफ अ टर्म है उसको चेंज करने पर कोई रिजल्टेंट में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव है। लेकिन अगर टर्म चेंज करने पर, टर्म चेंज करने पर रिजल्ट चेंज हो जा रहा है तो कॉम्पिटिटिव नहीं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव है। इसका मतलब क्या है? ए इंटू बी है, इसे हम लिख सकते हैं बी इंटू ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसे हम नहीं समझते तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आगे क्या होता है यू विल सी। तो टू प्रूफ ए इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू बी इंटू ए वैक्टर, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है। हमने यहाँ पर क्या किया, बस पोजिशन ऑफ अ टर्म को हमने चेंज किया, दैट्स इट। और ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों इक्वल। इस चीज को प्रूव करें तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जैसे हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि ए इंटू बी वैक्टर ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इंटू cos थीटा। वी ऑलरेडी नो। अब जो दूसरा है बी इंटू ए वैक्टर, क्या इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इंटू, अब यहाँ पर इंटू है ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज इक्वल टू, नो, इंटू cos थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो बी ए cos थीटा आ जाएगा। और यहाँ देखें तो ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, दोनों तो इक्वल ही हुआ ना। ए बी cos थीटा इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, दोनों इक्वल है। नथिंग इज चेंज, नथिंग इज चेंज। और यहाँ पर क्या क्या कि ये जो बी वैक्टर ए वैक्टर हम इधर इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर cos थीटा। और वही चीज यहाँ पर है, ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, ये सेम चीज, दोनों इक्वल, हेंस इट हैज बीन प्रूव्ड। गॉट इट? ये शायद जियोमेट्रिकल इंटरप्रेशन है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रेशन। ये ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर है, ये इन दोनों बीच का एंगल है। अच्छा हाँ, तो इस केस में क्या है, देखो ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर है, ओ ए लेंथ है, ओ ए बी इस बी वैक्टर का लेंथ, लेंथ है, इन दोनों के बीच में एंगल है। ये जो थीटा है, ये जो कोस थीटा है, जो थीटा है, ये इस थीटा की बात हो रहा है, यानी थीटा इन दोनों वैक्टर के बीच का एंगल है। और ये वैक्टर जो ए वैक्टर आया मैग्नीट्यूड, कहाँ पर गया मैग्नीट्यूड, ये जो ए आया है ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये लेंथ है। और जो बी वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर है वो क्या है, ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा में जो थीटा है ना, ये एंगल, इसके एंगल की बात हो रही है। गॉट इट? गॉट इट। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट या हो स्केलर प्रोडक्ट, उस केस में हमें एंगल की जरूरत पड़ता है, एंगल की जरूरत पड़ता है। दिस वाज अ स्केलर डॉट प्रोडक्ट। अब इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, लेट्स सी। इसका मतलब क्या होता है, दी स्केलर डॉट
the scalar product of two vectors is the product of one vector and the length of the projection of another other in the direction of a first. In the direction of a first. कहने का मतलब क्या? The scalar product of two vector, यानी two vectors का scalar product क्या होता है? उसका is the product of one vector, यानी one vector का product and the length of the projection of the other. कहने का मतलब है इसका प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ सर, OB projection in the direction of the first के direction. Let's understand it completely. Let OA, यहाँ पर OA कहाँ पर है? OA is equal to A vector और OB है, OB vector. तो AB into B vector ये इसका क्या होता है? O into, यानी OA क्या है? OB भी लेंथ है into cos theta. We know very well कि यहाँ तक कैसे ही आया. जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वही तो यहाँ पर लिखा गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वही तो यहाँ पर लिखा गया, बस तरीका अलग है. हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखने की जगह OA लिख दिए, नथिंग टेल्स. तो OA इंटू OB यहाँ पर cos थीटा क्या, यहाँ पर cos थीटा क्या. अगर हम इसे रिजोल्व करें किसे, इस OB वेक्टर, एक तो ये जाएगा ON जाएगा और एक B है, यही तो रिजोल्व हुआ. यानी ये जो OB है टू डायरेक्शन में जा रहा है, एक OA डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली. एक तरह से यू कैन कंसिडर इट कि वी जस्ट रिजॉल्व इट, है ना. OB को हमने रिजॉल्व किया, दैट्स इट. रिजॉल्व क्यों किया? सिर्फ एंगल निकालने के लिए, cos थीटा निकालने के लिए. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि OA है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और OB ये मैग्नीट्यूड. cos थीटा यहाँ से देखिए ये थीटा है अकॉर्डिंग टू दिस थीटा. cos थीटा होता है क्या? B अपॉन H होता है. sin थीटा क्या होता है? A अपॉन H होता है. तो इसमें B ये तो बेस हो गया हमारा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये. अच्छा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं, B अपॉन H. तो B तो ये है ना ON, और हाइपोटेन्यूज OB ना कि BN. ये तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर. तो ON अपॉन OB हो जाएगा. इस केस में देख सकते हैं कि OB कट रहा है और बचा क्या? OA इंटू ON. अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर, लेट मी एक्सप्लेन. इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर ये थीटा 90, ये 90 यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा, ये 90 है. OA यहाँ पर देख सकते हैं जैसे A इंटू B है, इसे लिखा जा सकता है OA इंटू OB, नो प्रॉब्लम, cos थीटा. यहीं से OA इंटू OB है, ठीक है. cos थीटा अगर यहाँ से निकाले तो क्या आएगा? ON आएगा, ON अपॉन OB. सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचा क्या? OA इंटू OA. विजुलाइज करें तो OA क्या है? इसकी लेंथ है, और ON क्या है? ON. ओहो अब बात है यहाँ पर, जो ON आया है ये प्रोजेक्शन है किसका? OA का. और यहाँ पर वही चीज कह रहा था कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, यानी वन वेक्टर यानी फर्स्ट वेक्टर, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर या द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अदर. जो लेंथ है अदर वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑफ अनदर, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन प्राप्त होगा. प्रोजेक्शन की बात है, प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन के साथ. तो OA क्या है? यहाँ पर लेंथ आ गया, और ON क्या है? यहाँ पर प्रोजेक्शन. तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर और ये जो ये प्रोजेक्शन, ये जो ON है, ON वो है प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर. यानी बोले प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हो? इसकी परछाई, इस B वेक्टर की परछाई कहाँ पर पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है, OA पर पड़ रहा है. प्रोजेक्शन का मतलब, ठीक है. ठीक, तो प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर अलोंग
ए वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन ये होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री है। गॉट इट। तो इसका कहने का मतलब क्या था, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ एन। यहाँ से एक चीज पता चला है क्या, एक चीज क्या पता चला, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, वो जियोमेट्रिकल इंटरप्रेशन है इसका, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रेशन। तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर है, वन वेक्टर का प्रोडक्ट, इस फर्स्ट वेक्टर का प्रोडक्ट किसके साथ, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसमें यही है। अब यहाँ पर मेन चीज था प्रोजेक्शन क्या है, ये कैसे आया, तो ये प्रोजेक्शन क्या है, सेकेंड प्रोडक्ट सेकेंड वेक्टर का प्रोजेक्शन है जो कि लाई कर रहा है फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अनदर वेक्टर इज, डायरेक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर is along first vector. It is a little bit complex, but you have to understand. But this is your part. Next है useful. Useful results है, जैसे I को मल्टीप्लाई करोगे I मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, यानी एंगल यहाँ पर कितना है, 0 है, एंगल 0, तो cos 0 कितना होता है 1, इसमें कुछ 0 पुट कर दोगे तो 1 आएगा। और मैग्नीट्यूड बात करें तो I वेक्टर का कितना 1, और I वेक्टर नहीं, I कैप का 1 है और दूसरा I कैप का 1 है, तो 1 into 1 हो जाएगा, और cos 0 1, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर लेते हो, दो वेक्टर, ठीक है, और दोनों वेक्टर क्या सेम है, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस केस में और जो एंगल है उन दोनों के बीच में वो 0 है, तो इस केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 हो, बिकॉज cos 0 इज 1। लेकिन अब वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, दो वेक्टर वो अलग अलग डायरेक्शन, बट एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो cos 90 इज 0, तो इसका मतलब 0, इसका मतलब 0 यही। तो cos जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम दो वेक्टर्स लेते हो और दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और जो मेन चीज जो एंगल है उन दोनों के बीच में 0 है, तो इस केस में जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा ऑलवेज वो होने वाला है 1। ऑन दी अदर साइड ये भी कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स, पहले तो हम सेम ले रहे थे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम ले रहे थे, अब जस्ट अपोजिट कर दो, डायरेक्शन भी अपोजिट कर दो और मैग्नीट्यूड भी थोड़ा बहुत, या फिर मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम ही रह सकता है, बस डायरेक्शन अलग है। और दूसरा मेन चीज ये है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो इस केस में जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज ऑफ, कारण ये है कि cos 90 इज 0। सिमिलर ये सबके साथ होता है, ठीक, यही मेन चीज, फैक्ट कह सकते हो, फैक्ट है। If the dot product of two vectors is 0, then vectors are perpendicular to each vector. एक चीज ये नोटिस करने वाली चीज है, ये कहना क्या चाह रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी डॉट प्रोडक्ट किसका, किसी भी टू वेक्टर्स का 0 आ रहा है, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो ये डायरेक्टली कहता है कि जो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स हो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, आंसर इज यस। 90 डिग्री का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का मतलब क्या, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना एंगल। और अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स लेते हो और उनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का एंगल 90, तभी तो आ रहा है, तभी तो 0 आ रहा है। ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं ना, फैक्ट मतलब जो बदले नहीं, परमानेंट के लिए फिक्स है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हो टॉपिक, विच नेम इज वर्क डन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। वर्क डन यानी वर्क डन हुआ, वर्क डन उसको स्केलर प्रोडक्ट में देखिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, फोर्स का मल्टीप्लाई होता है
तो डिस्प्लेसमेंट के साथ। अच्छा, हम फोर्स का कोई एक कंपोनेंट लेते हैं, चाहे एक ले रहे हो चाहे दो ले रहे हो, लेकिन मेन चीज ये है कि वो कंपोनेंट डिस्प्लेस कर रहा हो वही कंपोनेंट में। नहीं तो दूसरा भी कंपोनेंट हो सकता है, अब वो काम कर ही नहीं रहा है कुछ, बस वो फोर्स लगा रहा है लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन का डेफिनेशन ही ये होता है कि अगर फोर्स लगे, फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका मतलब वर्क डन हुआ। फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन इज जीरो। यही तो डेफिनेशन है वर्क डन का। वही चीज यहाँ पर है। देखो, अगर बॉडी डिस्प्लेस हुआ है तो इसका मतलब फोर्स के कारण हुआ है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो उसे डिस्प्लेस करने में मदद किया। दैट्स इट। लेट्स गेट मोर क्लैरिटी और मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। जैसे इफ अ कांस्टेंट फोर्स, कोई एक फोर्स है, वो कांस्टेंट हम ले रहे हैं, वेरिएबल नहीं ले रहे, ठीक है? कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों अलग अलग पर अलग अलग काम करते हैं ना। तो हम यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फिक्स्ड एक्स फोर्स लग रहा है। इफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है और वही फोर्स डिस्प्लेस करता है उस बॉडी को फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क डन क्या होने वाला है? तो वर्क डन हमारा होगा, देखो तो पहले तो फोर्स लगाया एफ, फिर उसके बाद जो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा एन टू डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट ये जरूरी है कि कंपोनेंट हमें वो लेना है फोर्स का अलोंग ए बी जो उसे डिस्प्लेस करने में मदद किया। तो एफ एफ cos थीटा, यहाँ पर ये एफ cos थीटा के एक कंपोनेंट है, ठीक? इनटू ए बी, इनटू ए बी। तो एफ ये क्या होता है? ये इक्वल है किसके? यहाँ पर दो दो वेक्टर है ना, एफ और ए बी। ए बी क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर। cos थीटा, इसमें जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। एफ इज द फोर्स, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इससे हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? गॉट इट। ये फॉर्मूला था सिंपल सा। तो मैं इसे रिटर्न मोड में लिखना चाहूंगा, रिटर्न मोड में। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या, बिना इस वर्क डन है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मेन चीज यहाँ पर क्या है कि हमें फोर्स का एक कंपोनेंट ले रहा होगा जो उसे डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स अलोंग, ए भी बोल सकते हो, ए बी में यहाँ डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करो इनटू ए बी, ठीक है? तो इस केस में क्या हुआ? इफ इनटू कोस थीटा आ गया और फिर ये ए बी। ऐसा नहीं है कि कोस से थीटा होगा, वहां पर साइन थीटा भी वर्क कर रहा होगा। अगर साइन थीटा, इफ वो साइन थीटा अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी को, तब यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एफ कोस थीटा एक फोर्स का कंपोनेंट है और ये फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है और उसे डिस्प्लेस कितना, ये भी। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि एफ इंटू ए बी इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर एफ क्या है? एफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर और ए बी है, ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला लग रहा है ना, एफ इंटू ए बी वेक्टर, दिस इज वर्क, वर्क वर्क। ये था वर्क डन एज, कह सकते हैं वर्क डन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। और वहीं आप क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे तो टोर्क आएगा वर्क डन की जगह, दूसरा एक रोल निभाएगा टोर्क। वहां पर हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज, यानी टोर्क का, टोर्क एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में डॉट आ रहा था, इसलिए उसे डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है।
वैसे यहाँ पर एक सिंबल आता है क्रॉस प्रोडक्ट का, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्रॉस आता है इसलिए इसे क्रॉस के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब हम यहाँ पर ए एंड ए लिया गया, दोनों तो सेम ही हुआ, दोनों तो सेम ही हुआ ना। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड टू बी ए वेक्टर, अगर वो उसे डिफाइंड बी वेक्टर तब किया था सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड is a into b sin theta, where theta is the angle between a vector and b vector. Till now we know this part. यानी यहाँ पर थीटा है वो इन दोनों का, और ये मैग्नीट्यूड आ गया a और इनटू b, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये a वेक्टर b वेक्टर, ठीक है। इट्स डायरेक्शन, जो इसका जो डायरेक्शन है इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, इन दोनों के परपेंडिकुलर है इसका डायरेक्शन, इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो ये जो परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन, या फिर इसका परपेंडिकुलर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यानी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी इट्स अ डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड ए बी वेक्टर। जिसमें मेरा कहने का मतलब है कि ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, बी के बाद आएगा इसका डायरेक्शन। अगर ये बी से ए की ओर जाता है इसके बाद आता है इधर के डायरेक्शन, और याद रहे ये जो डायरेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर्स के। Its direction is perpendicular to both vectors. It forms with a right-handed system. राइट हैंड रूल हम यूज कर सकते हैं। तो लेट एन कैप यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आया। लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर विच इज अ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए बी, ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं ए इंटू, इस तरह कुछ लिख सकते हैं ए इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि इट्स डायरेक्शन जो है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ए एंड बी वेक्टर, ठीक। अब जैसे मान लो एक मस्त चीज ये है कि अगर ए से बी की ओर जा रहा है, ए वेक्टर से बी की ओर जा रहा है, तो इधर इसी तरफ आएगा तीसरा डायरेक्शन, ठीक। जैसे ये आई जे और के कैप है, अगर ये आई से जे की ओर जा रहा है तो जे के बाद क्या आ जाएगा हमारा के, अगर जे से के की ओर जा रहा है तो के के बाद क्या आएगा आई। उल्टा भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, के से जे की ओर जा रहा है तो इसके बाद आएगा जे आई, जे से आई की ओर जा रहा है तो इसके बाद क्या आ जाएगा आई। इस तरह हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। एन कैप यहाँ पर सिर्फ यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है ए और बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। साइन थीटा इसमें आता है इनटू, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज ही किया जाता है डायरेक्शन के लिए। उसके बाद है यूजफुल रिजल्ट्स। देखो इस केस में हम स्केलर प्रोडक्ट देख रहे थे कि दो वेक्टर सेम है, ठीक है, दो वेक्टर्स सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इस केस में, और एंगल जीरो है, इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आने वाला है, 1। रीजन इज कि cos 0 डिग्री होता है 1, लेकिन डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है,
या फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। और थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा मेन चीज होता है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो इस केस में 0 है। एक फैक्ट ये था कि अगर दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये था स्केलर प्रोडक्ट का डिस्कशन। इसी का बस उल्टा होता है यहाँ पर, यही रीजन रहा यहाँ पर इसको अगेन एक्सप्लेन करने का। इसका बस उल्टा है यहाँ पर। यहाँ अगर हम दो डिफरेंट ले, दो डिफरेंट वेक्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये तो 1 आएगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड सिर्फ आया, ठीक है। अब हमें चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो इस केस में एन कैप आता है। एन कैप यहाँ पर क्या है, वही है जैसे आई से जे की ओर जा रहा है, तो जे के बाद क्या आता है के, तो इसमें क्या आएगा, के कैप आएगा। एंड यू कैन से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। गॉट इट। इस तरह और सबके साथ हो सकता है, जैसे जे कैप है इनटू के कैप, जैसे के कैप की ओर जा रहा है मैग्नीट्यूड वही होने वाला है 1, लेकिन इसका जो डायरेक्शन आएगा आई कैप। उल्टा भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैं आई क्रॉस के जा रहा हूँ, ये उल्टा जा रहा हूँ ना, आई फिर के फिर इसके बाद जे आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, उल्टा के लिए माइनस आ जाएगा, बस माइनस ही तो शो करेगा तो उल्टा डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन यहाँ तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग था, और थीटा इसमें 90 डिग्री था। और इसी का अपोजिट देखिए, दोनों का सेम है, ठीक है, दो दो वेक्टर्स है, दोनों सेम वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा है वो 0 है। हम जानते हैं कि साइन 0 इज इक्वल टू 0। बस अगर जैसे ही डायरेक्शन, जैसे ही मैग्नीट्यूड, जैसे एंगल 0 प्राप्त हुआ, चाहे मैग्नीट्यूड जितना भी हो, रिजल्टेंट 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कोई डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं नल वेक्टर। इसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज अ डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट, हम वेक्टर को एज अ डिटरमिनेंट भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल। और डिटरमिनेंट इज अ चैप्टर विच इज अ taught in 11th standard I think, और it would be शायद in 12th standard। इसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट वेक्टर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, एवरीथिंग इज ओके, ओके। तो इस लाइन का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो एक्सप्रेस किया जाता है एज अ डिटरमिनेंट, कैसे एक्सप्रेस होता है, ये हो सकता है। जैसे मान लो हमने दो वेक्टर्स लिया, तो दो वेक्टर्स का तीन 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 एक्सिस होगा, ए आई क्या, जैसे मेरा कहने का मतलब है ए वेक्टर है, इसका मतलब है इसका ए आई क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या आई क्या है, फिर ए टू जे क्या प्लस ए थ्री के क्या, ये तो होना। फिर बी वेक्टर हमने लिया, तीन एक्सिस है इसका भी, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। गॉट इट। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इस केस में होना क्या है, ए वन लिखेंगे आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इसे हम मल्टीप्लाई करें ना, क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस प्लस बी थ्री के कैप। अब सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, और हम एक लॉजिक जानते हैं, लॉजिक क्या भी कह सकते हैं, एक पॉइंट हम जानते हैं क्या, कि आई को क्या यहाँ पर होना है, पहले एक टर्म, इस सब में जितने भी टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट will be multiplied with the all terms which is present in second bracket, यही होना है। तीनों टर्म के साथ ऐसा ही होगा। एक चीज क्या नोटिस करने वाला नहीं है, अगर आई को आई से मल्टीप्लाई करे, दोनों में जीरो आ रहा है, जीरो,
जीरो ही आएगा, और यहाँ पे भी जीरो जीरो। इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये होगा। लेकिन 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 यहाँ हम डिटर्मिनेंट यूज करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है? सिंपल सम, ये आई क्रॉस बी, ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसमें हम सभी डायरेक्शन लिख देंगे पहले, आई जे कैप, और अब बारी है मैग्नीट्यूड की। ए वन होता है, ए टू और ए थ्री, और इस तरह बी वन, बी टू और बी थ्री। यहीं से क्या करना है हमें, पहले तो आई कैप का लिखना है। तो आई कैप का क्या होगा, ये सारे हिडन हो जाएंगे। तो ए टू बी थ्री आ गया, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। उसी प्रकार आएगा नेक्स्ट जे कैप का, जे कैप का उसी प्रकार जे कैप का आएगा। तो इसमें क्या आता है, जे कैप में देखें तो ए वन इंटू बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन हो गया। फिर आएगा प्लस के कैप। यही तो होता है, यही स्टेप होता है डिटर्मिनेंट करने का। फिर उसके बाद के कैप है। के कैप में क्या होता है, ए वन बी टू माइनस ए टू और बी वन, दैट्स इट। और इसे सिंप्लीफाई करना, यहाँ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पहले तो मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा सिंपल जो हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वही होना यहाँ पर। ये मेन चीज था, यही था डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म ठीक है। और ये चीज प्रूफ हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, लेट्स एनालाइज इट। यहाँ तक तो हम जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक चीज यहाँ नोटिस किया जाए, इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? यानी मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा डायरेक्शन का, तो आई कैप इंटू आई कैप होगा, इसको एक साइड रख दिया हमने। अब क्या होगा, इसी टर्म को मुझे लगता है इस सेकेंड के साथ होगा, हो भी रहा है। तो ए कैप इंटू बी कैप, ए कैप इंटू ए कैप नहीं, ए वन इंटू बी टू है ना। अब डायरेक्शन की बात आया तो आई कैप इंटू जे कैप, यही हुआ यहाँ पर। अब इसी टर्म के साथ दूसरे टर्म के साथ होगा, यानी ए वन इंटू बी थ्री, और जो डायरेक्शन है ए इंटू के कैप, वही चीज यहाँ पर हुआ। गॉट इट। अब बारी है इसका सेकेंड टर्म का। तो ए टू इंटू बी वन, ए टू इंटू बी वन, और डायरेक्शन देखो तो जे कैप और आई कैप, ये कैप आई कैप। अब बारी है नेक्स्ट, ए टू का बी बी टू के साथ होगा, तो ए टू इंटू बी टू, और फिर बचा जे कैप इंटू जे कैप। गॉट इट। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट विच इज लास्ट, ए थ्री इंटू बी वन, ए थ्री इंटू बी वन। अब डायरेक्शन की बारी है तो के कैप इंटू आई कैप बचा, प्लस ए थ्री इंटू बी टू, ठीक है। डायरेक्शन डायरेक्शन की बारी, ए इंटू के कैप इंटू जी कैप, ठीक है, प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री। डायरेक्शन बारी के कैप इंटू के कैप। हमें ये फैक्ट पता है कि आई क्रॉस आई का वैल्यू जीरो होना है। यहाँ से जीरो, ये जीरो तो ये कंप्लीट जीरो, ये टर्म जीरो। यहाँ पर दोनों दोनों वेक्टर सेम है तो वहां पर जीरो आएगा। वेक्टर दोनों सेम है, इसका मतलब है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इसका मतलब है थीटा जीरो है। तो थीटा जीरो मतलब है वो टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो गया, कंप्लीटली हटा। और कौन सा टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा, ये भी हटा। फिर उसके बाद वन लास्ट विच इज दिस। अब मेन मल्टीप्लीकेशन होना है। तो हम जानते हैं आई मल्टीप्लाई जे सिर्फ ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि आने वाला है के कैप। ठीक है, वहीं देखिए आई से के की जा रहा है, ये एंटी क्लॉक जा रहा है, यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आया, कोटेड। अब यहाँ पर जे जे से आई क्यों जा रहा है, आई जे होता है ना, तो ये तो यहाँ पर के क्या पड़ा, लेकिन अगेन मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। फिर वहीं पर देखिए जे से के, तो जे के फिर आई, तो यानी क्लॉक वाइज आ रहा है, प्लस का प्लस रहेगा और यहाँ पर आई क्या आ जाएगा, कोटेड। फिर उसके बाद के इंटू आई, यानी ये भी एंटी क्लॉक जा रहा है। आई नहीं, क्लॉक वाइज जा रहा है, के से आई है फिर आई से जे जाएगा,
यानी प्लस आएगा, अब जे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो के जे, जे से के नहीं जा रहा बल्कि के से जे जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आई कैप आ जाएगा माइनस साइन का। अब यहाँ पर देखो, देखा जाए तो दो दो चीज सेम मिल रहा है, जैसे ये आई कैप है, फिर ये आई कैप, ये कॉमन आ गया, तो आई कैप हो जाएगा। जो बचा ये ए टू, कहाँ पर ए टू है, ये इन दोनों की बात हो रहा है ना, इन दोनों का ए टू और माइनस बी थ्री, ये आएगा। तो आई आई कैप कॉमन हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, बाकी जो बचा मैग्नीट्यूड उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वहीं पर जे जे का भी कॉमन, और जो बच गया वो बस सिंपलीफाई। और यही चीज यहाँ पर है, वही चीज देखे तो यहाँ पर हियर यू कैन से ये आई कैप यहाँ पर आई कैप, और ये जे कैप यहाँ पर और के कैप यहाँ पर। जैसे से सिंपलीफाई करोगे, आगे आगे प्रोसेस बढ़ाओगे, तो यही तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आई कैप ये हिडन हो जाएंगे, हिडन हो गया, तो यहाँ बचा क्या, ए टू माइनस बी थ्री, ए टू माइनस बी थ्री माइनस ए टू इंटू बी थ्री है ना, फिर माइनस ए थ्री इंटू बी टू, यही आया। फिर उसके बाद माइनस आता है, ये डिटर्मिनेंट का ये रूल, फिर ये हिडन हो जाएगा, तो बचा क्या, ए वन इंटू बी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी वन, ये क्या पाना है, फिर प्लस। अब के क्या की बारी है, ये हिडन हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट। इसके बाद है एरिया ऑफ पैरेलल। हमने पूरी तरह से इसे एनालाइज किया, हर एक टर्म को, हर एक स्टेप को हमने ये जानने की कोशिश किया कि वो कैसे आए, रीजन क्या है। नथिंग वाज confused things, everything was clear and we understood very well. Next topic, which is area of parallelogram, this is also interesting. ये सीधा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और क्वेश्चन ये है बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता है बाय यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ये याद रखना। तो एग्जांपल है ये, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम मुझे लगता है एक पाइप का आकार होगा, तो हो गया, नो प्रॉब्लम। जिसका एडजेसेंट साइड्स जो है एक दूसरे, जैसे एडजेसेंट वाला समझ रहे, इसके अगल बगल, एक तो है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, एंड जो सेकेंड है पहले नंबर एंगल तो 90 डिग्री आया, एडजेसेंट एक दूसरे के अगल बगल एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब वन, वन तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब। इस केस में हमें एंगल की चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट का यूज हो रहा है, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो अगर बात करें एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स है वो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप है, या फिर कह सकते हो ये एक वेक्टर का तीन एक्सिस है। पहला एक्सिस में उसने आई कैप कवर किया, दूसरे एक्सिस में माइनस टू जे, और तीसरे एक्सिस में माइनस थ्री के कैप, यही मतलब, ठीक है। अब डिटरमिनेंट का प्रयोग हो रहा है ना, डिटरमिनेंट का, तो क्या हम ये कह सकते हैं वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी सिंपल ये यूज कर रहा है। तो तीन एक्सिस है आई जे और के कैप, पहले में क्या है वन, दूसरा में माइनस टू और तीसरे में थ्री। अब इसके बारे में टू वन माइनस फोर, गॉट इट, नो प्रॉब्लम टिल हियर, एवरीथिंग इज ओके। अब बारी है सिंप्लीफाई करने की, सिंप्लीफाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये कि आई कैप है, ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर टू जा एट, एट माइनस फिर वन जा थ्री, गॉट इट, फिर माइनस आ जाएगा, माइनस आया तो फोर माइनस फोर, और ये माइनस थ्री टू जा सिक्स, गॉट इट, यहाँ जे कैप आ गया, फिर प्लस के कैप, अब ये के कैप रिटर्न हो जाएगा, तो माइनस फोर और माइनस सिक्स, इसे आप सिंप्लीफाई करना। एक चीज नोटिस करने, डिटरमिनेंट यूज करो या वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देगा, डायरेक्शन भी साथ में देगा।
इसे सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आता है 7i कैप, फिर यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस 4 10j कैप, फिर यहाँ पर आया प्लस माइनस माइनस 10k कैप। गॉट इट। ये हमारा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके साइड्स ये है, ये है साइड्स। तो कितना है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वेक्टर में, लेकिन कभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, हम इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पर 5 लाया है 5, यानी 4 2 8 तो होता ही है, फिर 3 बन जाए, यहाँ 3 होगा ना 3, ये 5 आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये प्लस ही रहेगा, तो 25 प्लस 100 प्लस 100, अगेन देखें 225, 225, तो ये तो 15 का होगा ना। लेकिन लेकिन के कैप में देखिए, के कैप में तो ये 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा, और 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस 4, 1 1 जा 1 होगा, यहाँ 1 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4 होगा, यहीं पर गलत हो, ये 5 आएगा प्लस 5, फिर प्लस 5, अब आएगा 25 प्लस 100, फिर प्लस 25, इसका मतलब 150, 150, क्या है। इस तरह हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बारी है मोमेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्स का मोमेंट, शायद इनर्शिया जिसे कहते हैं, क्या इनर्शिया, इनर्शिया में हमें एक रेडियस चाहिए होता है और एक फोर्स, फोर्स लगता है पार्टिकुलर एक पॉइंट पर। लेट मी चेक इज एवरीथिंग ओके। एवरीथिंग इज ओके। अब बारी है मोमेंट ऑफ फोर्स। As far as I know, the moment of a force is nothing but it should be inertia. It should be inertia. शायद मुझे लगता है inertia, शायद स्पेलिंग भी हो inertia. Inertia. तो लेट ए फोर्स, कोई एक फोर्स मानो पी क्यू, ये पी क्यू फोर्स लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ओ, ओ के, इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इसका मल्टीप्लीकेशन विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एन, इसका परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ना कि ये इसके बात हो रहे, तो ये परपेंडिकुलर ये आएगा ना ओ एन, इसके परपेंडिकुलर कौन है, फोर्स के परपेंडिकुलर क्या आएगा ओ एन, ठीक है, ओ एन लगेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो हम इसको दर्शा रहे हैं एम से, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले आर आएगा, तो आर इंटू एफ, आर यहाँ पर क्या है पोजीशन वेक्टर, और जो एफ है ये है फोर्स वेक्टर, ठीक है। ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, इसको विजुअलाइज करें तो क्या पता चल रहा है,
कि एक कोई जैसे मान लो ये डोर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है ताकि ये रोटेट कर जाए, यही हो रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स लगाया ताकि ये रोटेट कर जाए। यानी इस ये मान लो ये वॉल से अटैच्ड है लेकिन मूव घूम सकता है, उतना अटैच्ड है। तो ये यानी ये इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टिल द a point where is a force where force is being applied, इतना डिस्टेंस है। ये बताएगा कि कितना में ये रोटेट करेगा, मतलब कि रोटेट करने की कैपेसिटी कितना होगा, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स बताएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट से। एक्चुअली क्या होता है कि जितना कम डिस्टेंस होगा ना उतना ही वो रोटेट नहीं करेगा, मतलब कम रोटेट करेगा, लेकिन जितना डायरेक्शन बढ़े, जितना ये परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं इसे, आर ना, जितना ये आर डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही आसान होता है रोटेट करना, ये एक्चुअल मतलब। तो हमने एक कोई फोर्स कंसिडर किया जो कि पी क्यू है, इस तरह डायरेक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसकी सहायता से एक्ट एट ए पी, पी पी पर एक्ट कर रहा है। तो मोमेंट ऐसे केस में मोमेंट ऑफ एफ है, ऐसे केस में जो मोमेंट ऑफ एफ है अबाउट ओ, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट किसका किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रहा है। तो हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जो कि ए और एन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा एन का, ठीक है, ना कि इसकी बात हो रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के परपेंडिकुलर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट है, यानी इसका सम क्या आएगा, एन पी, एन पी प्लस ओ पी इज इक्वल टू, ओ पी नहीं है, ओ एन, एन पी प्लस ओ एन इज इक्वल टू ओ पी, यही है ना। तो पी क्यू इंटू ओ एन, ओ एन एन कैप, दिस इज इक्वल टू, हम जानते हैं यहाँ पर, और एक तरफ से देखा जाए तो ये पी क्यू आ गया, फोर्स बता रहा है पी क्यू, और इंटू अकॉर्डिंग टू दिस, तो फिर नेक्स्ट है ओ एन, और यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री एंगल, और एक एन कैप हमने डायरेक्शन के लिए लगाया। तो इस केस में देख सकते हैं हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एक तो ये वेक्टर हो गया पी क्यू वेक्टर, और दूसरा एक ओ एन वेक्टर, यानी पोजिशन वेक्टर कह सकते हैं, तो ओ एन वेक्टर यानी ओपी, ओपी वेक्टर। लेकिन याद रहे ये जो हमने ओ एन लिया है ये सिर्फ एक कंपोनेंट भी नहीं है, ये जो पी क्यू है ये फोर्स हमारा हो गया, जो दूसरा वेक्टर है वो ये आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर, इसकी बात हो रही है, तो ये क्या है ओपी वेक्टर, और यही इक्वल है पी क्यू इंटू ओ एन इन कैप वेक्टर। ऐसी चीज का हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, जो ये ओपी, ओपी है, ओपी ये क्या है आर वेक्टर, और जो पी क्यू है वो हमारा एफ वेक्टर, दैट्स इट, दैट्स इट। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल समझो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी क्रॉस प्रोडक्ट रखता है, उसमें दो प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, एक होता है आर वेक्टर और एक तो फोर्स वेक्टर। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल है, एक आर एफ इंटू साइन थीटा और एक डायरेक्शन मिल जाएगा, यही होना, यही तो होना है, ये दोनों के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। वही चीज, बस इसमें क्या हुआ कि आर को हमने सिर्फ ओ एन लिखा और एफ को हमने लिखा ओ पी क्यू, और बाकी ये एंगल है इन दोनों के बीच, साइन थीटा। एंगल जो इसमें है ये इसकी बात हो रहा है, इस एंगल की बात हो रहा
क्योंकि ओपी, ये ओपी और ओ क्यू है, ये शायद एंगल। ओवरऑल व्हाट इज द मोमेंट ऑफ inertia we have understood is enough. Let's move angular velocity. Angular velocity, ये एंगल से रिलेटेड है। मतलब कि एक वेलोसिटी, जैसे कोई पार्टिकल विल बी मूविंग विथ वेलोसिटी, लेकिन बाय मेकिंग एन एंगल, एक एंगल बनाते हुए वो वेलोसिटी मूव कर रहा होगा विथ वेलोसिटी, वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा विथ वेलोसिटी बाय मेकिंग एन एंगल, दैट इज व्हाट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स सी व्हाट इज इट। यहाँ पर जैसे ही एंगुलर ऐड हुआ है तो समझ लो कि ये एंगल से रिलेटेड है, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये एंगल से रिलेटेड है। वेलोसिटी यानी मोशन है, तो लेट ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी ले लो जो जल्दी मूव नहीं करता, यानी उसका जो पार्टिकल क्या बोलते हैं उसे, आटम्स या मॉलिक्यूल्स, उन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा होता है, यही मतलब है रिजिड बॉडी का। तो लेट ए रिजिड बॉडी बी रोटेटिंग, वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस ओ ए, जो ओ ए है वो एक्सिस है, इसके करीब एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, ये रिजिड बॉडी, ठीक है, विद द एंगुलर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी, कितने स्पीड के साथ, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा से, और ओमेगा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कहना चाह रहा है कि विच इज अ वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, और जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो बल्कि कुछ नहीं बल्कि रेडियन, ये ओमेगा रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, पर सेकेंड, गॉट इट, या फिर बोल सकते हो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ये मतलब नो प्रॉब्लम यहाँ पे। हंड्रेड से डायरेक्शन इज पैरेलल, इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन है इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसी के पैरेलल आएगा, किसका डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही, तो इसी का पैरेलल है डायरेक्शन, यानी यही है। लेट्स गेट मोर क्लैरिटी, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट्स रिपीट इट अगेन, कि लेट ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी ले लो, एक रिजिड बॉडी मानो जो कि रोटेट कर रहा हो अबाउट अबाउट द एक्सिस विच इज ओ ए, ये एक्सिस है, इसके एक्सिस के करीब वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, कितना स्पीड से, विद द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, और जो इसका डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का, इसका डायरेक्शन पैरेलल होता है, इसके एक्सिस के पैरेलल होता है, यही डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका डायरेक्शन बात हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस विच इज लेट पी, पी है, ठीक है, पी, पी बी एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, पी कोई भी, पी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट बॉडी पर, रिजिड बॉडी पर, सच दैट ओपी, ओपी ये बात है, ओपी सच दैट, ऐसा कि ओपी जो है वो आर वेक्टर बना दे, ये आर वेक्टर, एंड एंगल ए ओ पी, यानी कहा गया ए ओ पी, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। अब हमें एग्जैक्ट ये पी पॉइंट मिला कि पी पॉइंट यहीं पर इसके कहीं पर होगा, हमने यहाँ पर रख दिया इस पॉइंट, और यहाँ से ओपी की लाइन बनाया, और नेक्स्ट जो पॉइंट कहा गया कि ए एंगल ए ओ पी है वो थीटा है, यानी यहाँ पर वैल्यू, एंड ए पी जो है, ध्यान से देखना, ए पी ये है वो परपेंडिकुलर आएगा किसके, ए ओ पी,
आपको पीओ तो परपेंडिकुलर नहीं क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा। एपी इज अ परपेंडिकुलर टू एओ, या फिर कह सकते हो एओ इज अ परपेंडिकुलर टू एपी। लेट द वेलोसिटी ऑफ अ पी, यानी पी का वेलोसिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड पी का वेलोसिटी वो कितना है, वी, वी है, तो वी मतलब वेलोसिटी। तो वी यहाँ पर क्या ये बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ पी का बता रहा है। पी क्या, मान लो पार्टिकल है, पार्टिकल एक पार्टिकल है इस रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल है, बस हमने एक पार्टिकल लिया ताकि हम इस डिस्कस को कंटिन्यू रखें, बिना बैरियर के हमें पूरा क्लैरिटी मिले और एग्जैक्ट डाटा मिले, इसलिए हमने एक पार्टिकल लिया इस रिजिड बॉडी का। अब ये रिजिड बॉडी जितना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये पॉइंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी जितना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो हर एक पॉइंट उतने ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। एम आई राइट, एम आई राइट, यहाँ तक तो क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये सिर्फ यहाँ से यहाँ ये बता रहा है कि भाई तुम पॉइंट ऐसा रखो कि एंगल, ये यहाँ एंगल इतना बने और जो एपी है वो परपेंडिकुलर आ जाए पीओ के, ऐसा तुम्हें फॉर्म कर, सिर्फ ये बताना चाह राइट, ऐसा फिगर नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद लेट एन, एन कैप मतलब डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर, वो परपेंडिकुलर किसके, ओमेगा वेक्टर प्लस आर वेक्टर। आर वेक्टर पे ही है और ओमेगा ओमेगा वेक्टर पे ही आया, क्योंकि हम जानते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है ना कि वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी थीटा से रिलेटेड है, तो डायरेक्शन ये एंगुलर। तो लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर। किसके परपेंडिकुलर है, ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है एन कैप, एन कैप यहाँ पर ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर इनटू आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ओमेगा आर साइन थीटा। ये ओमेगा है, ये आर है, ओमेगा आर साइन थीटा। तो एक तो ये क्वांटिटी, इसी को तो हम बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसी को तो एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। और एक ये आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा। अब ये जो ओमेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, ये क्या आएगा, यहाँ पर क्रॉस वेक्टर अप्लाई हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर साइन थीटा तो आता ही है। तो थीटा इज ये है, थीटा क्या वैल्यू है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। एक चीज कंफर्म नहीं हो रहा है, ये एक क्वांटिटी आ गई वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ये चीज तो कंफर्म आ रहा है यहाँ से। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एन कैप यूज करते हैं, एन कैप। और यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया कि लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ओमेगा एंड आर का, आर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। यहाँ से क्या निकला, ओमेगा इंटू आर साइन थीटा एन कैप, एन कैप, एन कैप। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डब्ल्यू आर साइन थीटा एन कैप, यहाँ तक तो हमने लाया। फिर इसके बाद देखो जो डब्ल्यू ए पी है, ए पी और एन कैप, ये क्या है, स्पीड ऑफ पी है, स्पीड ऑफ पी। और एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। जो डब्ल्यू आर साइन थीटा है, ये सिर्फ बताना चाह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of a particle, velocity of a particle is perpendicular to velocity, जो velocity of a perpendicular, ये particle, ये जो है velocity of a particle, ये perpendicular किसके, ये r वेक्टर के और ये ओमेगा वेक्टर के परपेंडिकुलर है।
ये यहाँ पर ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, देख रहा ना। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन, पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और है भी। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, आर वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। दैट्स इट राइट ना। ये था अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। अब तक हमने सिर्फ दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और दोनों को हमने दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन। अब बारी है तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन का, तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, पहला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर देखेंगे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट,